देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज गए हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी साध्वी प्रज्ञा की। मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा आज भोपाल अपने घर पहुंची। साध्वी प्रज्ञा का घर पहुंचने पर ग्रैंड वेलकम किया गया। उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। ढोल नगाड़ों के साथ साध्वी प्रज्ञा का स्वागत हुआ। उन पर फूल बरसाए गए। आरती उतारकर साध्वी प्रज्ञा ने अपने घर में एंट्री ली। इस दौरान हमारे एमपी ब्यूरो चीफ अनुराग अमिताभ भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जेल में पूछताछ के दौरान उन पर मोदी, योगी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। उन्हें 9 साल जेल में बुरी तरह टॉर्चर किया गया। किस तरह भगवा आतंकवाद की थ्योरी को हवा देने की कोशिश हुई, खुद साध्वी प्रज्ञा की जुबानी आप सुनिए। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे लेती हैं? सत्य की विजय हुई, सत्यमेव जयते। मैं सिर्फ ये कहूंगी, ये कुचक्र था कांग्रेस का, और कांग्रेस के इस कुचक्र को 17 वर्षों तक हम लोगों ने झेला, देशभक्तों ने झेला, सेना ने झेला, संतों ने झेला, संघ ने झेला। लेकिन आज अभी जो निर्णय हुआ, न्यायालय से जो निर्णय हुआ है, वह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं से किसी का कोई भी हाथ नहीं है और कहीं से कोई दोषी नहीं है। और जिन्होंने ये सब किया है, जो प्लांट किया है ये केस को, उन लोगों की जांच हो और उनको दंड मिले। 9 साल तक आपने प्रताड़ना एक तरीके से कहे जेली जेल यात्रा आपको रही, कैसे उस अनुभव को आप बताएंगे? 9 वर्षों तक जेल में रही हूँ। निश्चित रूप से हमारे ऊपर कितने सारे टॉर्चर हमें झेलने पड़े हैं। हमारा जीवन बर्बाद हो गया। किसी प्रकार से हम उसमें अपने को मजबूत नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर में इतनी चोटें हैं कि हम बिस्तर पे अधिक रहते हैं और काम कम करते हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे कुचक्रकारियों को दंड मिलेगा और ईश्वर दंड देगा। किसको फंसाने की साजिश थी? किस के नाम लेने के लिए कहा गया था आपसे? मैंने नाम बता दिए हैं। मैं अभी था नहीं उस वक्त। किसको बताया? नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा? नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, योगी जी के लिए कहा, इंद्रेश जी के लिए कहा, माननीय भागवत जी के लिए कहा, राम माधव जी के लिए कहा, और कुछ नाम मैं भूल गई हूँ। आपको लगता है हिंदू आतंकवाद को गढ़ने के लिए आपकी अरेस्टिंग की गई थी ये शब्द, ताकि ये षड्यंत्र था, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, और ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था। भगवा को आतंकवाद कहना, हिंदुत्व को आतंकवाद कहना, देश की प्रमुख जो जैसे सेना है, संघ है और संत हैं, इन सभी की किसी प्रकार से कमियां निकाल करके इनको षड्यंत्र के रूप में फंसा करके जेल में डाल दिया जाए और इनकी छवि खराब कर दी जाए, जिससे देश के लोग इनको परेशान करें और वो कांग्रेस अपनी बाई को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर ले। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के लिए? आखिरी सवाल है बस। देख भ्रमित है वो, उसको कभी अपनी दिशा का ध्यान नहीं रहा, और इसलिए इस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सिर्फ इतना कहूंगी कि उसका नाम लेना उचित नहीं है। न्याय की तो जीत सत्यमेव जयते हुआ है। साध्वी प्रज्ञा को भगवा आतंकवाद के नाम पर कितना कुछ सहन करना पड़ा। उन पर बीजेपी और संघ से जुड़े हुए टॉप लीडर्स का नाम लेने का दबाव बनाया गया। इस बीच देश में फिर सनातन पर एक बार निशाना साधा गया। एक बार फिर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने लोगों को, भारत को बर्बाद कर दिया है। पहले सनातन को लेकर जितेंद्र आव्हाड ने क्या सोच रखी, वो आप सुनिए। सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं, और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है।
जितेंद्र अवार्ड की राजनीति महाराष्ट्र में चलती है, इसलिए सनातन को टारगेट करने के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियों का नाम लिया, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करने से सनातनियों ने मना किया था। छत्रपति संभाजी राजे को सनातनियों ने बदनाम किया था। सनातनियों ने महात्मा फूले को मारने की कोशिश की थी। अंबेडकर को सनातनियों ने ही कॉलेज जाने और पानी पीने से रोका था। लेकिन जिन तमाम महान हस्तियों के नाम जितेंद्र अवार्ड ने लिए, वो कौन थे? जितेंद्र अवार्ड ये क्यों नहीं बताते? शिवाजी महाराज कौन थे? संभाजी कौन थे? क्या वो सनातनी नहीं थे? पिक एंड चूज कहते हैं इसे राजनीति में। इससे पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एनआईए सरकार पर मालेगांव धमाका केस कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पहचानना ही है तो हिंदू आतंकी या सनातनी आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। भगवा का शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिए, आप उसको डायरेक्ट नाम लीजिए ना। हिंदू कहिए, हिंदुत्व कहिए, सनातन कहिए, आपके विचार है तो कहिए, लेकिन भगवा मत करिए। उस शब्द का प्रयोग करना तो सीधा ठेठ के डरते काय को है? आप ये प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? आप सीधा नाम लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकी घटना किसने अंजाम दिया था? नथुराम गोडसे ने दिया था, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या करके। तो ये कहना बकवास है कि कोई एक विशेष धर्म के लोग आतंकी कार्रवाई नहीं करते। साध्वी प्रज्ञा को भगवा आतंकवाद के नाम पर कितना कुछ सहन करना पड़ा। उन पर बीजेपी और संघ से जुड़े हुए टॉप लीडर्स का नाम लेने का दबाव बनाया गया। इस बीच देश में फिर सनातन पर एक बार निशाना साधा गया। एक बार फिर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया। जितेंद्र अवार्ड ने कहा, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने लोगों को, भारत को बर्बाद कर दिया है। पहले सनातन को लेकर जितेंद्र अवार्ड ने क्या सोच रखी, वो आप सुनिए। सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फूले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फूले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। जितेंद्र अवार्ड की राजनीति महाराष्ट्र में चलती है, इसलिए सनातन को टारगेट करने के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियों का नाम लिया, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करने से सनातनियों ने मना किया था। छत्रपति संभाजी राजे को सनातनियों ने बदनाम किया था। सनातनियों ने महात्मा फूले को मारने की कोशिश की थी। अंबेडकर को सनातनियों ने ही कॉलेज जाने और पानी पीने से रोका था। लेकिन जिन तमाम महान हस्तियों के नाम जितेंद्र अवार्ड ने लिए, वो कौन थे? जितेंद्र अवार्ड ये क्यों नहीं बताते? शिवाजी महाराज कौन थे? संभाजी कौन थे? क्या वो सनातनी नहीं थे? पिक एंड चूज कहते हैं इसे राजनीति में। इससे पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एनआईए सरकार पर मालेगांव धमाका केस कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पहचानना ही है तो हिंदू आतंकी या सनातनी आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। भगवा का शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिए, आप उसको डायरेक्ट नाम लीजिए ना। हिंदू कहिए, हिंदुत्व कहिए, सनातन कहिए, आपके विचार है तो कहिए, लेकिन भगवा मत करिए। उस शब्द का प्रयोग करना तो सीधा ठेठ के डरते काय को है? आप ये प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? आप सीधा नाम लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकी घटना किसने अंजाम दिया था? नथुराम गोडसे ने दिया था, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या करके। तो ये कहना बकवास है कि कोई एक विशेष धर्म के लोग आतंकी कार्रवाई नहीं करते।
प्रहार में अब बात होगी महाराष्ट्र में एमएनएस की गुंडागर्दी की। राज ठाकरे की गुंडा पार्टी थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके हर बयान के बाद महाराष्ट्र के किसी न किसी शहर में गदर मच जाता है। वो जितना हिंदी भाषियों को टारगेट करते हैं, उनके गुंडे उतना ही उत्पात मचाते हैं। एक बार फिर एमएनएस की गुंडागर्दी सामने आई है। राज ठाकरे के उकसावे के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फिर उत्पात मचाया। रायगढ़ के पनवेल में एमएनएस के गुंडों ने एक डांस बार में तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से लैस होकर डांस बार पर हमला किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता आधी रात को नारेबाजी करते हुए डांस बार में पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। पनवेल का ये डांस बार किसी गैर मराठी का है, जहां एमएनएस के गुंडों ने धावा बोल दिया। दरअसल राज ठाकरे ने कल एक बयान दिया जिसने आग में घी का काम किया। राज ठाकरे ने कहा कि पनवेल में सबसे ज्यादा डांस बार हैं जो गैर मराठियों के हैं। राज ठाकरे के बयान के बाद कार्यकर्ताओं का झुंड नाइट राइडर्स नाम के डांस बार पर टूट पड़ा। नारेबाजी करते हुए पूरे डांस बार को तहस नहस कर दिया। पनवेल में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी। खुलेआम लाठी डंडे लेकर नारेबाजी करते हुए एमएनएस के गुंडे नाइट राइडर्स बार में पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। गुंडों की इस झुंड में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। हमले के बाद पुलिस ने 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। एमएनएस के हमले के बाद पनवेल का ये बार तहस नहस हो गया। ये हमला आधी रात को हुआ था। हमले के बाद की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हमारे सहयोगी साथी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय सो। बीती रात मुंबई से सटे पनवेल इलाके में मनसे पदाधिकारियों द्वारा एक लाइव ऑर्केस्ट्रा बार पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। बीती रात ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 मनसे के प्रवक्ता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस नाइट राइडर्स बार पर जमकर तोड़फोड़ की है। जो लाइव विजुअल सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पदाधिकारियों का एक झुंड सीधा इस ऑर्केस्ट्रा बार पर आता है और वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। इस पूरी घटना को तब अंजाम दिया गया है जब हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की एक सभा हुई थी। उस सभा में उन्होंने बार और ऑर्केस्ट्रा का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था। खासतौर पर रायगढ़ में इन ऑर्केस्ट्रा बार का होना, उस पर सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी जो थी वहां पर इस तरह के ऑर्केस्ट्रा बार और जो लाइव बार्स हैं उनका चलना सही नहीं है। इस विषय को उठाने के बाद बीती रात योगेश चिले नाम के मनसे पदाधिकारी, प्रवक्ता और कार्यकर्ता ने यहां पर तोड़फोड़ की है। उनके नेतृत्व में यहां पर ये तोड़फोड़ की गई है और आपको बता दें कि पनवेल तालुका पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 15 मनसे कार्यकर्ताओं और अलग अलग पदाधिकारियों पर केस रजिस्टर किया है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, एक बड़ा समूह लगभग 15 से 20 कार्यकर्ताओं का यहाँ बीती रात पहुंचता है और उसके बाद पत्थर, डंडे, लाठी जो उन्हें मिली उससे जमकर इस ऑर्केस्ट्रा बार पर तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर उसके निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो भी सिंबल हैं, जो भी यहाँ पर लगे हुए नेम प्लेट्स हैं, वो सारे टूट कर गिर गए हैं। अब इस मामले में फिलहाल एक तरफ जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वहीं एक बार फिर से ये मुद्दा भी उठा है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो मनसे की तरफ से महाराष्ट्र में कई मुद्दों को टच किया गया है और उसके बाद एक बार राज ठाकरे ने जिस तरह से अपनी सभा में लोगों से ये अपील की थी कि डांस बार रायगढ़ जिले में नहीं होना चाहिए, खासतौर पर उस जगह पर जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रखी थी, और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या ये एक नई शुरुआत मानी जाए कि अब ये जो पूरा मनसे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका नया टारगेट लाइव ऑर्केस्ट्रा बार होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस सभा के बाद हुई जो हाल ही में राज ठाकरे ने पनवेल में ली थी। डांस बार में तोड़फोड़ के बाद एमएनएस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने गुंडागर्दी का बखान भी किया। फेसबुक पर बकायदा एक पोस्ट किया और अपनी गुंडागर्दी को जस्टिफाई करने की कोशिश की। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का सहारा लिया। हंगामे और तोड़फोड़ के बाद जिलाध्यक्ष योगेश ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर डांस बार नहीं चलने दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है कि राज ठाकरे लगातार हिंदी भाषियों को टारगेट कर रहे हैं। वो ऐसे उकसावे वाले बयान देते हैं ताकि उनके कार्यकर्ताओं में उबाल आ जाए, मराठी अस्मिता के नाम पर वो मरने मारने पर उतारू हो जाए। हाल की कुछ घटनाओं को देखें तो एमएनएस का गुंडाराज हावी होता जा रहा है। कल रात पनवेल के डांस बार में अटैक कर दिया गया, जमकर उत्पात मचाया गया तो 28 जुलाई को एक कोचिंग संचालक को पीटा गया। फीस का विवाद बताकर हिंदी भाषी कोचिंग संचालक पर थप्पड़ों के जरिए बारिश कर दी गई। 28 जुलाई को ही गोरेगांव में एमएनएस के गुंडों ने एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में जमकर उत्पात मचाया था। दरअसल ये सारा बवाल राज ठाकरे के बयान के बाद शुरू हुआ। कल ही एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने डांस बार का मुद्दा उठाया, सरकार को चैलेंज कर दिया। राज ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी में कोई डांस बार नहीं चलने देंगे। सुनिए क्या कहा राज ठाकरे ने। डान्स बार हे रायगड जिल्ह्यामध्ये बंद झाले होते ना हो, मग अनधिकृतरित्या एवढे डान्स बार हे सगळे रायगड जिल्ह्यामध्ये, तेही कोणाचे, तेही मराठी लोकांचे, म्हणजे इथून पेढा गेला की डान्स बारच्या नादी लावून तिकडून मिळून घ्यायचं। अवा रायगड जिल्हा आहे ना, आमच्या शिवछत्रपतींची राजधानी आहे इथे। कल्याणच्या सुभेदाराची खडा नारळाने मोठी भरवून परत पाठवणी करणारा आमचा राजा, त्याची राजधानी इथे असताना त्या रायगडमध्ये डान्स बार सुरू आहे। तुम्हाला पूर्ण भरकटवून टाकायचं, तुमचं मूळ विषयांकडे लक्षच नाही गेलं पाहिजे। राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार उग्र होते जा रहे हैं। हिंदी के खिलाफ उनकी नफरत की इंतहा पार हो चुकी है। बार बार हिंदी भाषियों को पीटना, उन्हें जलील करना, सरेआम हिंदी बोलने पर बेइज्जत करना ये आम हो गया है। पिछली कुछ वारदातों पर आइए नजर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे एमएनएस की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। 6 जून को मुंबई के मुलुंड में एक हिंदी भाषी ऑटो चालक को पहले पीटा गया। एमएनएस दफ्तर ले जाकर उससे माफी मंगवाई गई। 1 जुलाई को मीरा रोड पर हिंदी ना बोलने पर दुकानदार को पीटा गया। दुकानदार फास्ट फूड बेचता है। इस मामले में 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। 5 जुलाई को मुंबई में कारोबारी के दफ्तर पर पथराव हुआ। कारोबारी सुशील केडिया ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने राज ठाकरे को एक्स पर अटैक करते हुए चुनौती दी थी। 17 जुलाई को विक्रोली में राजस्थानी युवक की पिटाई की गई। उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। इसके बाद उसकी पिटाई की गई और परेड निकाली गई। 20 जुलाई को मुंबई लोकल ट्रेन में गुंडागर्दी हुई। एक गैर मराठी महिला से सीट को लेकर बदसलूकी हुई। महिला को मराठी नहीं आती थी, जिसके बाद उससे बदतमीजी की गई। 28 जुलाई को कल्याण में कोचिंग संचालक को पीटा गया। फीस का बहाना बनाकर एमएनएस के गुंडों ने हिंदी भाषी शख्स पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। 2 अगस्त यानी कि कल पनवेल के एक डांस बार में उत्पात मचाया गया, जहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले मराठी और गैर मराठी के मुद्दे पर राजनीति गर्माती जा रही है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अब हिंदी मराठी भाषा विवाद को जमीन के मुद्दे से जोड़ दिया। राज ठाकरे ने जन सुरक्षा अधिनियम को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग हमें अर्बन नक्सल कहते हैं, उन्हें पहले अपनी योग्यता जांच लेनी चाहिए। राज ठाकरे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। राज ठाकरे ने कहा कि गुजरात में बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में आकर कहीं भी कोई भी जमीन खरीदता है और उद्योग चालू करता है। अब कोई महाराष्ट्र में जमीन खरीदने आए तो लोगों को क्या करना है, राज ठाकरे ने क्या समझाया, वो भी सुनिए। तुम्हाला सगळ्या जमिनी आणि याच्यावरती बडे कायदा आणला राज्य सरकारने। तुम्ही कोण आहात? अर्बन नक्षल आहात, शहरामध्ये राहणारे नक्षल। तुम्ही जर विरोध केला, कुठच्या प्रकल्पाला विरोध केला तर सरकार तुम्हाला अटक करू शकतं। एकदा करूच दे। या महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाच्या खडग्यावरती उद्योग नाही उभे राहणार। उद्योग आणायचे असते तर मराठी माणसाचा मान सन्मान राखूनच तुम्हाला उद्योग आणावे लागते, त्याशिवाय तुम्हाला आणता येणार नाही।
राज ठाकरे के इस बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि ये कानून उनके लिए नहीं बना है। अगर वो अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करेंगे तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्यांच्याकरता बनलेलाच नाही कायदा, तर त्यांना का तुम्ही अर्बन नक्षल सारखे वागाल तर तुमची अटक होईल। तुम्ही अर्बन नक्षल सारखे वागत नाही, त्यामुळे तुमची अटक करायचं कारण नाही। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे कायदे जे बनतात, जे लोक कायद्याच्या विरोधात वागतील त्यांच्याकरता तो कायदा आहे। आंदोलनकांच्या विरुद्ध हा कायदा नाही, सरकारच्या विरुद्ध बोलायच्या याच्यामध्ये पूर्ण मुभा आहे, त्याच्या विरुद्ध हा कायदा नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारचे जे काही कमेंट्स आहेत, हा कायदा न वाचता केलेले कमेंट आहेत। महाराष्ट्र के बाद अब प्रहार में बात होगी बिहार की, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव से ठीक पहले जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने के दावे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव घिर गए। तेजस्वी यादव पर फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का आरोप लगाया गया है और चुनाव आयोग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तेजस्वी ने कल दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट जारी कर बताया कि तेजस्वी का नाम नहीं कटा है, तो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर बदला गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के ये आरोप भी खारिज कर दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी ने अपने वोटर कार्ड के साथ जो एपिक नंबर जारी किया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में तेजस्वी का जो एपिक नंबर जारी किया, उसी नंबर को तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में दायर किया था। अब तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर सामने आने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के बाद 2 वोटर आईडी हैं क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। विजय सिन्हा ने भी उन पर एक्शन लेने की मांग की। ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, ये आपको बता दूं। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इसमें करीब 66 लाख लोगों के नाम नहीं है। कल तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि उनका नाम भी इस वोटर लिस्ट से गायब है। उन्होंने पटना में आरजेडी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने दिखाया कि उनका नंबर वोटर लिस्ट में नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इस डालो। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा। एपिक नंबर को लेकर अब बीजेपी ने सीधे तेजस्वी यादव से सवाल पूछे हैं। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि क्या तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर तेजस्वी के पास तो एपिक नंबर 2 कैसे आ गए? RAB 0456228 RAB 0456228 ये 2 एपिक नंबर हो गए। एक एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव जी ने पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा, और वो एपिक नंबर है RAB 2916120, और एक चुनाव आयोग ने पढ़ा और एक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही हलफनामे में भरा हुआ था 2020 में। 2015 से 2025 तक वही उनका एपिक नंबर था और वो नंबर था RAB 0456228। आप बताइए, ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे?
क्या तेजस्वी यादव जी के पास मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं, और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? तेजस्वी के दो बयान के बाद चुनाव आयोग और पटना के डीएम ने तेजस्वी का पूरा रिकॉर्ड सामने रखा। चुनाव आयोग ने कहा है कि तेजस्वी यादव जिस एपिक नंबर का जिक्र कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। तेजस्वी ने 2020 विधानसभा के चुनाव में RAB 0456228 इस एपिक नंबर का जिक्र किया था। यही नहीं, 2015 विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में भी तेजस्वी का एपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर यही था। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की जांच भी कर ली, लेकिन तेजस्वी का ये एपिक नंबर यानी कि RAB 2916120 वाला वोटर कार्ड उन्हें नहीं मिला। यही बात पटना के डीएम ने भी कैमरे पर आकर कही। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है, एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया है? क्या उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? चुनाव आयोग ने इन आरोपों की अब जांच करनी शुरू कर दी है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम अटैक पर नई थ्योरी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारतीय डेलीगेशन ने जिन 33 देशों का दौरा किया उनमें से किसी ने भी पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ना तो संयुक्त राष्ट्र और ना ही अमेरिका ने पाकिस्तान को जिम्मेदार माना। अय्यर ने कहा कि केवल भारत कह रहा है कि पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सरकार ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे लोगों को ये यकीन हो कि किस पाकिस्तानी एजेंसी ने ये हरकत की है। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है।